नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है डे 30th, ल्यूसेंट का पेज नंबर 30। इस पेज पर हम थोड़ी सी जानकारी दिल्ली सल्तनत के बारे में हासिल करेंगे और उसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य इसी पेज पर आरंभ हो जाएगा और उसका काफी बड़ा हिस्सा यहीं पर खत्म भी हो जाएगा। तो एक नजर इसकी वर्कबुक पर डाल लेते हैं। इस वर्कबुक को आप हमारे टेलीग्राम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसको आप कॉपी में फिल करिए और प्लेन वर्कबुक को रैंडम टेस्ट के लिए बचा करके रखिए। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले ही ज्वाइन किया है, उनके लिए ये वर्कबुक कार्यक्रम नया है, तो इसको करें। वो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पेज नंबर 30 पर या ल्यूसेंट के किसी भी पेज पर जिसको हम समझा रहे हैं, तो उनको हमने यहाँ पर इस प्रकार से वर्कबुक में कन्वर्ट कर दिया है। आप इसको अपने आप भरेंगे, आपको याद करने में आसानी होगी। तो पेज नंबर 30, प्रशासन चल रहा था पेज नंबर 29 पर और वही थोड़ी जानकारियां यहां पर आगे बढ़ाई गई हैं। पहली जानकारी थोड़ा सा विरोधाभास है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया हो। दरअसल यहां पर देखिए एक पॉइंट है नीचे कि पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि उसकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा खालसा भूमि का विस्तार करे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त नहीं किया, उसने खालसा भूमि का विस्तार किया, अर्थात उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण, केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि को बढ़ाया और इक्तादारों के अधिकार क्षेत्र में जो भूमि थी उसमें कटौती करी। लेकिन ये पॉइंट गलत है कि उसने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था, समाप्त नहीं किया था। कथन कारक में क्वेश्चन आ जाए, ट्रू फॉल्स में आ जाए, तो फिर आप लोग दिक्कत में आ जाएंगे। उसने इक्ता प्रथा को कम करने का प्रयास किया और खालसा भूमि को बढ़ावा दिया। फिर यहां पर है कि इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। यह भी पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि इक्ता प्रथा अभी तक, यानी कि फिरोज शाह तुगलक तक वंशानुगत नहीं थी और इक्ता प्रथा को नियंत्रण में रखा गया था केंद्र के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने दो परिवर्तन किए जो उसके साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुए। एक तो उसने इक्ता प्रथा को लगभग वंशानुगत बना दिया। इससे पहले क्या होता था कि इक्तादार के पुत्र को इक्तादार तो बनाया जाता था, लेकिन उस क्षेत्र में नहीं बनाया जाता था जहां पर उसके पिता शासन कर रहे थे, या फिर एक इक्तादार को 3-4 साल से ज्यादा एक क्षेत्र में नहीं रहने दिया जाता था। इक्ता ट्रांसफेरेबल थी, स्थानांतरणीय थी। फिरोज शाह तुगलक ने इक्तादारों के ट्रांसफर बंद कर दिए। किसी इक्तादार की मृत्यु हो जाए तो उसके पुत्र को वहीं पर इक्तादार बना दिया। ये सब समस्याएं उसने क्रिएट करी। प्लस उसने सैनिकों तक को छोटी छोटी इक्ताएं प्रदान करनी शुरू कर दी, नगद वेतन के बदले जमीनें देनी शुरू कर दी। तो इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत नहीं करी फिरोज तुगलक ने, उसने इक्ता व्यवस्था की जो विशेषताएं थी उनको चौपट कर दिया। उसने इक्ता व्यवस्था को बढ़ावा दिया और उसको वंशानुगत भी बना दिया। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े, हिंदुस्तान में देखिए अच्छे घोड़े कभी भी नहीं पाए जाते थे, यहां तो हाथी पाए जाते थे। तो अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस
से मंगाए जाते थे। आप मध्यकाल में एक रूसी यात्री के बारे में पढ़ते हैं, निकितीन के बारे में, और वहां पर एक फैक्ट आता है कि वो घोड़ों का व्यापारी था। ले दे करके एक घोड़ा लेकर के आया था वो अपने साथ, और उसी को उसने भारत में बेचा था। हाथी मुख्यतः बंगाल से आते थे। सल्तनत कालीन कानून के जो मुख्य स्रोत थे, शरीयत कुरान का ही हिस्सा है, हदीस, और ये सब मुस्लिम कानून के स्रोत हैं, चाहे कुरान हो, चाहे हदीस हो, इजमा हो, जनमत, कयास हो। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान के लिए अलग अलग प्रणालियां थीं, जैसे कि बटाई प्रणाली, और बटाई प्रणाली के अलावा भूमि की माप भी होती थी, मसाहत प्रणाली बोलते थे उसको, और इन दोनों का एक मिश्रित रूप मुक्ताई कहा गया है। तो सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। बटाई और मसाहत 2 स्पष्ट प्रणालियां हैं, मुक्ताई मिश्रित है। मसाहत मैंने अभी आपको बताया, भूमि की नाप जोख के आधार पर लगान का निर्धारण, और दिल्ली सल्तनत में इसका आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। ये भी मैंने आपको अभी स्पष्ट किया है एक छोटे से डायग्राम के द्वारा। यहां देख लेते हैं कि ये समझ लीजिए संपूर्ण दिल्ली सल्तनत की भूमि है। तो इसमें 1 और 2, एक हिस्सा जो है वो इक्ता का है, एक हिस्सा जो है वो खालसा है, और एक हिस्से को आप इनाम, मिल्क, वक्फ ऐसे कह सकते हैं। इनाम, मिल्क और वक्फ दान में दी गई जमीन है। ये खालसा में भी हो सकती हैं, इक्ता में भी हो सकती हैं। बाकी खालसा और इक्ता का अंतर आप समझते हैं। खालसा भूमि वो थी जिसका रेवेन्यू, जिसका राजस्व सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से वसूला जाता था। कोई मध्यस्थ वर्ग नहीं होता था, उस राजस्व का कोई बंटवारा भी नहीं होता था। वो प्रत्यक्ष नियंत्रण था, और वो प्रत्यक्ष आय सीधे केंद्रीय राजकोष में जमा हो जाती थी। जबकि इक्ता से प्राप्त राजस्व का बंटवारा होता था इक्तादार और केंद्रीय प्रशासन के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दिल्ली सल्तनत में जो दोआब क्षेत्र था, वहां पर इल्तुतमिश ने अपने जमाने में लगभग 2000 परिवारों को बसा दिया था, और वो 2000 परिवार सैनिक सेवा के बदले में वहां पर बसाए गए थे। उनको जमीनें दी गई थी। धीरे धीरे वो पुश्तैनी जमीनें हो गई, जायदाद हो गई, और वो सैनिकों के परिवार अब अमीर हो चुके थे। तो प्रशासन में न सिर्फ उनकी दखलंदाजी थी, बल्कि वो बहुत शक्तिशाली भी हो गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन सब की जांच पड़ताल करवाई, और जिनके पास बिना किसी सेवा के जमीनें थी वो सब उसने वापस ले ली और उनको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। और यहां पर एक अलग से फैक्ट आ गया है कि दिल्ली सल्तनत में देवल, ये सिंध में एक बंदरगाह था और इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व था। पश्चिम के साथ जो व्यापार हो रहा था उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यहां पर हमारा दिल्ली सल्तनत का टॉपिक खत्म हो जाता है इस बुक में, यानी कि ल्यूसेंट में, और एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने करी थी।
और अपने पिता के नाम पर उन्होंने जो पहला राजवंश था तो संगम वंश, विजयनगर में एक क्रमबद्ध रूप में संगम वंश, सालो वंश, तुलो वंश, अरिवीडु वंश, एक के बाद एक 4 राजवंशों ने शासन किया। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने करी। हरिहर और बुक्का ने ये, जब वो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए काम कर रहे थे तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और एक नए राज्य की नींव डाली। विजयनगर शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर और बुक्का के पीछे एक संत विद्यारण्य का हाथ है। विद्यारण्य ने उनको प्रेरणा दी, तो विद्यारण्य के आशीर्वाद से उन्होंने विजयनगर की स्थापना करी। अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश। राजधानी थी हम्पी, आधुनिक हम्पी। और तालिकोटा के युद्ध के बाद हम देखेंगे कि कैसे हम्पी खंडहर में तब्दील हो गई और उसके अवशेष आज भी हैं तुंगभद्रा नदी पर। राजभाषा तेलुगु। हम्पी के भग्नावशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहां पर देखिए संगम वंश के प्रमुख शासकों को एक क्रम में लिखा गया है। हरिहर, फिर बुक्का, हरिहर सेकंड, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष सेकंड। कभी कभी ये क्रम लगाने को आ जाता है। हरिहर और बुक्का जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के नियंत्रण में जाने से पहले, उसके दास बनने से पहले काकातीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। सामंत आप समझते हैं, सबऑर्डिनेट किंग थे, राजा थे छोटे स्तर के। और यहां पर क्रम दिया गया है जो मैंने आपको पहले ही बताया, संगम, सालुब, तुलु और अरिवीडु। संगम वंश के बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करी। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले किसने महाराजाधिराज की उपाधि ली, क्योंकि महाराजाधिराज का मतलब होता था स्वतंत्र शासक। विदेशी यात्रियों ने विजयनगर में कई अलग अलग देशों से विजयनगर में यात्री आए। कुछ राजदूत के रूप में आए थे, कुछ घुमक्कड़ थे, घूमते फिरते आए थे, कुछ व्यापारी थे। तो इटली से निकोलो कॉन्टी आया था संगम वंश के देवराय प्रथम के समय, और इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध भी बनवाया था और उस बांध से फिर नहरें निकाली गई थी ताकि जल उपलब्ध हो सके शहर के लिए। हरिद्रा नदी पर उसने बांध भी बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक है देवराय सेकंड, और इमादी देवराय भी इसको कहा गया है। अब्दुल रज्जाक, जो कि फारस का राजदूत था, यानी कि ईरान से आया था, वो देवराय सेकंड के शासनकाल में ही आया था। और वो एक जानकारी दे रहा है कि विजयनगर में जो सुरक्षा कर्मी थे, जो नगर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, पुलिसकर्मी, उनकी आय जो है वैश्यालय की आय से आती थी। वैश्यालयों की आय पर कर या तो हम मौर्य साम्राज्य में देखते हैं, वहां पर गणिकाध्यक्ष है जो गणिकाओं की आय का हिसाब किताब रखता है और उसमें से एक हिस्सा राज्य के लिए ले लेता है, या यहां पर देख रहे हैं। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय सेकंड के दरबार में रहे, और फरिश्ता जो कि बहमनी साम्राज्य में का एक मशहूर लेखक है, विजयनगर बहमनी रायवरी बहुत प्रसिद्ध है। तो फरिश्ता बताता है कि देवराय सेकंड ने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी सेना में 2000
मुसलमानों को भर्ती किया था और उनको जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय सेकंड को गजबेटकर कहा गया है। गजबेटकर अर्थात हाथियों का शिकार करने वाला। और देवराय सेकंड ने एक संस्कृत ग्रंथ लिखा है, महानाटक सुधानिधि, और ब्रह्मसूत्र पर उसने कमेंट्री भी लिखी है, बादरायण का ब्रह्मसूत्र। मल्लिकार्जुन एक अन्य शासक जिसको प्रौढ़ देवराय कहा जाता था। इसके पश्चात सालू नरसिंह ने विजयनगर में सालू वंश की नींव डाली 1485 से 1506, और उसके पश्चात थोड़े ही समय तक आप देखिए वो रह पाया। तुलु वंश 1505 से 1565, और तुलु वंश का संस्थापक तो था वीर नरसिंह, और वीर नरसिंह के बाद उसका भाई जो पूरे विजयनगर में महानतम शासक था। और अगर हम भारत के सर्वश्रेष्ठ 20 शासकों की सूची बनाएं तो उसमें हमें उन्हें स्थान देना पड़ेगा कृष्णदेव राय। तुलु वंश का ही नहीं, पूरे विजयनगर और पूरे भारत में जो महानतम शासक हैं उनमें से एक। 1509 कृष्णदेव राय शासक बने। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का मिनिस्टर था, सेनापति भी था। बाबर ने बाबरनामा में, क्योंकि 1526 में बाबर आ जाएगा, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी, जिसको कि हम फारसी में बाबरनामा के नाम से जानते हैं, जिन दो हिंदू शासकों का जिक्र किया है जो बहुत शक्तिशाली हैं, तो उसमें एक मेवाड़ का शासक राणा सांगा है और एक कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय को बाबर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में भी विदेशी यात्री आते रहे। पुर्तगाल से डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में ही महान नहीं थे, उन्होंने साहित्य और कला को भी संरक्षण दिया। वो खुद विद्वान थे। उन्हें आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। आंध्र कविता का पितामह अलसद्दी पेद्दन को कहा जाता है, माफ कीजिएगा, आंध्र कविता का पितामह अलसनी पेद्दन, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में प्रमुख तेलुगु भाषा का कवि था। लेकिन कृष्णदेव राय ने किताबें लिखी। तेलुगु में अमुक्ता माल्यद, अमुक्ता माल्यद राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है, और संस्कृत में जाम्बवती, कल्याणम और उषा परिणय, ये तो वो किताबें हैं जो हमें मिलती हैं। विद्वानों का मानना है कि उन्होंने इसके अलावा और भी रचनाएं करी थी। जो अष्ट दिग्गज हैं कृष्णदेव राय के दरबार में, तो अष्ट दिग्गज का मतलब है तेलुगु भाषा के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि जो कृष्णदेव राय के संरक्षण में रहते थे। यहां पर देखिए उन 8 के नाम उपलब्ध हैं और उनकी रचनाएं भी उपलब्ध हैं। अलसनी पेद्दन, जिन्हें कि तेलुगु आंध्र कविता का पितामह कहा गया है, तेलुगु कविता का पितामह कहा गया है। तेलुगु के साथ साथ संस्कृत पर भी उनका नियंत्रण था। तो पेद्दन की रचना है मनुचरितम और हरि कथासार। दूसरे अष्ट दिग्गज हैं नंदीतिम, परिजात हरण इनकी बुक है। तीसरे हैं भट्ट मूर्ति, नर सभुपालियम और हरिचंद्रन लोपाख्यानम इनकी बुक का नाम है। धुर्जती की पुस्तक है कलहस्ती महात्म्य। 5वें हैं मल्लन, जिन्होंने राजशेखर चरित लिखा है। 6ठे हैं अच्युत राज, जिन्होंने सकल कथा सार संग्रह लिखा है, और रामाभ्युद्यम भी इन्हीं की रचना है। पिंगाली सूरत ने राघव पांडिय लिखा है। राघव पांडिय राम और पांडव दोनों की कहानी। तेनाली रामकृष्णन ने पांडुरंग महात्म्य लिखा है। इन अष्ट दिग्गजों में तेनाली रामकृष्णन बड़े लोकप्रिय हैं हिंदुस्तान में।
कृष्णदेव राय ने साहित्य को संरक्षण देने के साथ साथ स्थापत्य के क्षेत्र में भी काम किया। नागलपुर नाम का नगर बसाया, हजाराराम और विट्ठल स्वामी मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा चिदंबरम मंदिर, पार्वती मंदिर, बरदराज और एकंबरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। विजयनगर साम्राज्य में नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था और कृष्णदेव राय को उनकी साहित्यिक जो अभिरुचि थी उसके लिए आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि दी जाती है। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। महान विजयनगर साम्राज्य का अंत जो है वो राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी के युद्ध में हुआ। एक ही युद्ध के तीनों नाम हैं, बन्नीहट्टी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। कहा जाता है दो गांव थे, एक राक्षसी एक तंगड़ी, उनके बीच में युद्ध हुआ था, उनके बीच में एक मैदान था, वहां पर युद्ध हुआ था। ज्यादा पॉपुलर है तालीकोटा 1565 और ये युद्ध विजयनगर और उसके विरुद्ध बने दक्षिणी राज्यों के एक संघ के बीच में हुआ था। इस संघ में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे और इसका नेतृत्व जो है वो अली आदिल शाह, जो कि बीजापुर का शासक था, वो कर रहा था। दरअसल विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में विवाद था, दुश्मनी थी। रायचूर दोआब क्षेत्र को लेकर के उनके बीच में विवाद था। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि विजयनगर बहमनी में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, रायचूर दोआब क्षेत्र, उसके ऊपर ये लोग नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। तो इस संघर्ष में कभी विजयनगर जीतता था, कभी बहमनी जीतते थे। अंततः इस संघर्ष में बहमनी पराजित हुआ और डिसइंटीग्रेशन हो गया। बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में टूट गया, या ये कहिए कि बहमनी साम्राज्य में बहमनी के अलावा 4 प्रांत और थे, सब स्वतंत्र हो गए। उसमें अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, बीदर था और बरार था। उन्हीं 5 में से 4 पुनः इकट्ठे हुए सिर्फ विजयनगर के खिलाफ युद्ध करने के लिए। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तो इस पेज पर देखिए इतनी जानकारियां हैं। नेक्स्ट पेज पर हम थोड़ा सा विजयनगर का प्रशासन, सामाजिक स्थिति और कुछ अन्य चीजें देखेंगे। और यहां पर देखिए इसकी ये वर्कबुक है। इस बात को मैं लगातार अपने हर वीडियो में कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम का लाभ तभी होगा जब आप इस वर्कबुक को भरेंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां से आप इस वर्कबुक को भर सकते हैं। इसके अलावा अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको रोजाना कुछ ना कुछ मटेरियल, नोट्स, किताबें पीडीएफ फॉर्म में मिलते रहेंगे, टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं, जैसे हमने इतिहास की एक सीरीज आरंभ करी है आज ही, और अलग अलग विषयों के ऊपर हम यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं। तो एक सिस्टम है कि जैसे हमने यहाँ पर ये ल्यूसेंट का पीडीएफ ओपन कर रखा है, लेकिन हम लोग ऐसी वीडियो भी बनाते हैं जिसमें हम लोग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यूट्यूब पर आप वो लेक्चर सुन लेते हैं। कभी कभी बोर्ड पर जो हम लोग लिखते हैं वो क्लियर नहीं होता, तो उस व्हाट्सएप चैनल पर आपको उसकी भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी कि हमने बोर्ड पर क्या लिखा है या क्या चार्ट बनाया है। ये सब लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगा।